ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था एरर ऑफ मेजरमेंट के बारे में ना, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर जो मेजरमेंट करते टाइम एरर्स हो जाएं दैट आर एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसमें कोई और बच्चा कुछ ऐड करना चाहे तो बताएं। चलो तब तक और लोग कुछ कुछ ज्वाइन करते हैं, तब तक एक दो बच्चों से पूछ लेता हूँ मैं। बताओ भाई, हैंड रेज करो और बताओ कि एरर ऑफ मेजरमेंट के बारे में आपको क्या लगता है। व्हाट इज एरर, व्हाट इज एरर, अनम्यूट करके बता दो सीधा। यार आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो हो सकता है थोड़ी एनर्जी में भी लो मिले आपको क्लास में, तो मेरे को थोड़ा आपकी हेल्प चाहिएगी, बताते रहो आप। कोई बताएगा व्हाट इज एरर ऑफ मेजरमेंट। बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, Yes. बताओ बेटा। The राजकुमार। difference हाँ, शाह the, शाह सुमर, आप बताओ। हाँ बताओ। the difference between the true value and the measurement value of the physical quantity is called error in the measurement. ठीक है, मेजरमेंट में होती है। पहली बात तो ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट, और मेजरमेंट के ड्यूरेशन में अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ मेजरमेंट, राइट। राजकुमार आप बताएंगे बेटा। The error is the difference between true value and a measure value of physical quantity. सही है, सही है, सेम बात है। ठीक है, ठीक है, तो यही हमारा उस दिन लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था कि व्हाट इज एरर ऑफ मेजरमेंट, राइट। हाँ सही है पलक, बढ़िया। हाँ, तो द मेजरमेंट प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मैंने आपको बताया था कि यार हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो वी आर कंपेयरिंग समथिंग, राइट। जैसे स्केल से मैंने मेजर किया था लेंथ ऑफ पेन, तो वी आर essentially doing what, we are essentially comparing the लेंथ ऑफ पेन विद द लेंथ ऑफ अ नोन लेंथ, है ना, जिसकी लेंथ हमें पता है, स्केल की लेंथ हमें पता है, और उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमने स्केल पे मार्किंग कर दी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी लेंथ है हमने मार्किंग कर दी। सो वी नो द लेंथ ऑफ द स्केल। तो हम लेंथ ऑफ स्केल को क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इट विद द लेंथ ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग मेजरमेंट वी आर डूइंग कंपैरिजन, ठीक है। द मेजरमेंट प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो पहली बात तो ये होगी कि यार हम मेजरमेंट प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कंपेयर क्या करेंगे, वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, नॉन मैग्नीट्यूड से अननोन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, और जैसे ही बराबर आएंगी, इक्वालिटी जैसी अचीव होगी, तो हम बोलेंगे कि बेटा, हम बोलेंगे कि यार ये कंपेयर लाइक मेजरमेंट हो गया है, राइट। कि उसके बराबर जहां पे भी इक्वालिटी आएगी वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा आफ्टर द मेजरमेंट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। अब देखो, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ये तो बाद में बताएंगे कहाँ से आती है। आपको शायद मैंने क्वेश्चन भी पुट ऑन किया था कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का क्या सोर्स हो सकता है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अभी बताएगा। मेजर्ड वैल्यू तो वो हो गई जो हमने मेजर करी है, तो ट्रू वैल्यू क्या हुई ये बताओ। तो ट्रू वैल्यू वो होती है जो शायद हमें क्वेश्चन में दी होती है, भी इसकी ट्रू वैल्यू यही है। मान सकते हैं एक पॉइंट ये हो सकता है कि हाँ, जो या तो आगे से एग्जामिनर ने दे दी या फिर किसी और ने बता दी, इनपुट जो हमें इनपुट मिला हम उसको ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। इसमें कोई और ऐड करेगा बच्चा? क्या हो गया गाइस, है? सर बताओ यार, तुम तो भूल गए। तुम्हारा पार्टिसिपेशन, इस बैच का पार्टिसिपेशन इतना अच्छा रहता है, मेरे को क्लास लेने में मजा आता है कि हाँ यार बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। तुम लोग भूल गए हो, सो गए हो लग रहा है। 4 दिन में ढेर नहीं होना है, हमें हमें एग्जाम को ढेर करना है, ठीक है। बताओ। सर जो उसकी रियल वैल्यू होगी वो होगी ट्रू वैल्यू। हाँ वो तो ठीक है कि जो रियल वैल्यू होगी वही ट्रू वैल्यू होगी, बट उसका सोर्स क्या होगा? जैसे एक तो सोर्स ही हो सकता है यहाँ किसी ने बता दिया, एग्जामिनर ने बता दिया, बट हमें पता कैसे चलेगी? मेजर्ड वैल्यू तो हमें पता चल गई, जो हमने स्केल से मेजर कर ली, तो जो स्केल में रीडिंग आ गई दैट इज मेजर्ड वैल्यू, बट ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी? बताओ। नहीं पता चला, ट्रू वैल्यू का नहीं पता चला? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। की कौन है भाई गुड इवनिंग वाला इतना लेट? सर अच्छा, वो मेरे पता लाइव ज्वाइन नहीं हो रही थी ना क्लास, तो फिर मैं दोबारा रिज्वाइन किया। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है बेटा, चलो हो गया सवेरा।
कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग हो गई तो सवेरा हो गया। चलो, तो आई वाज आस्किंग कि क्वेश्चन देखो, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था कि बेटा वी आर मेजरिंग अ लेंथ और वी आर मेजरिंग फॉर सेक लाइक एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्यूरिंग द मेजरमेंट हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किसको? एक नॉन वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी की, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, और एक अननोन रहेगी, तो अननोन को नोन से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, तो स्केल के मैग्नीट्यूड का हमें पता था बट पेन का नहीं पता था, ठीक है। तो हमने जो मेजर की विद द हेल्प ऑफ स्केल और उसके बाद हमारे पास एक रीडिंग आई है, वो रीडिंग तो है मेजर्ड वैल्यू। सब एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. करते हो ना? क्योंकि जो हमने मेजरमेंट करी, मेजरमेंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, दैट इज नथिंग बट मेजर्ड वैल्यू। तो अब हम बात करें एरर की, कि सर एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो वी हैव वन क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू भी नो, जो हमने मेजर करी, बट ये ट्रू वैल्यू का फंडा क्या है? ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी? ये मेरे को हेल्प आउट करो कि ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। एक एक बच्चे ने बताया मुझे कि सर जो एग्जामिनर बोल देगा कि दिस इज द ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि यार एग्जामिनर की बात मान लेंगे, बट व्हाट आर अदर सोर्सेज ऑफ ट्रू वैल्यू? हमें ट्रू वैल्यू पता कैसे चलेगी? कोई बच्चा हेल्प करेगा? बताओ। बताओ भाई, बोलो। अरे यार मेरा कैमरा ऑफ है इतनी देर से, तू बताया नहीं। बोलो। ठंड लग गई है यार मुझे वैसे, तो आज मैंने बोला भी है कि हो सकता है कल मैं छुट्टी पे भी जा सकता हूँ, हालात तो ऐसे हैं। हाँ बोलो टीना बेटा। बोलो। अच्छा, ठीक है, एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया वैसे, विभव ने, विभूति ने। हाँ ठीक है, तो और कोई इनपुट देगा? 61 है यार, स्ट्रेंथ बड़ी सही है। बताओ। Sir, measured value plus error. मेजर्ड वैल्यू प्लस एरर। बेटा लेकिन एरर तक पहुंचने के लिए तो वी नीड ट्रू वैल्यू, है ना? अर्थमेटिकली ठीक है, अगर कहीं एरर की भी वैल्यू दे रखी हो और वो दे रखी हो, देन वी कैन रीच टू द ट्रू वैल्यू, वो ठीक है कैलकुलेशन वाइज। बट फिजिकली थोड़ा सोच के बताओ कि ट्रू वैल्यू तक हम पहुंचेंगे कैसे? एक बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही दिया है कमेंट बॉक्स में, आप लोग पढ़ के चीटिंग करके भी बता सकते हो मुझे। ठीक है, चलो मैं ही बताता हूँ भाई, कोई नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे अब। ठीक है। हाँ सही है। ट्रू वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी और द वेरिएबल विच इज एक्चुअल। बेटा वो तो दो ही नाम है, सेम सेम ही चीज के, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू तो सेम ही चीज है ना, तो जस्ट अंग्रेजी का फर्क है, अलग अलग इंग्लिश, अलग अलग डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं। चलो आते हैं फिजिक्स पे। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे एक बार? क्वेश्चन ये है बेटा कि हमने जो मेजरमेंट किया है ना, मेजरमेंट किया विद द हेल्प ऑफ, ये पेन की डायमेंशन थी, हमने मेजर की विद द हेल्प ऑफ द स्केल, तो हमारे पास एक रीडिंग आएगी, दैट इज मेजर्ड वैल्यू, राइट? बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरर वी नीड ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू तो हमें मेजरमेंट से आ गई, तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी? ट्रू वैल्यू का कैसे पता चलेगा कि यार ट्रू वैल्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेजर्ड वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू क्या है? Sir, using the perfect measuring devices. हाँ कुछ हद तक सही है, बट दैट दैट विल बी मोर एक्यूरेट वैल्यू, नॉट द ट्रू वैल्यू। उस अगर हम मोर परफेक्ट और मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो हमें ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाली वैल्यू मिलेगी, यानी उसमें एरर कम होगा, बट ट्रू वैल्यू फिर भी नहीं होगी वो। ठीक है, देखो पहली डेफिनेशन जो हमने देखी, वो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि हाउएवर हम कितने भी एफर्ट कर लें, यानी हम कुछ भी यूज, एफर्ट्स के अंदर कुछ भी आ सकता है ना, कि परफेक्टली मेजर कर लें या फिर हाई एक्यूरेसी वाले इक्विपमेंट यूज कर लें, तो उससे ये लिखा हुआ है कि यार वी कैन नॉट अप्रोच द ट्रू वैल्यू। ये हमें पता चल रहा है, राइट, फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। तो हम लोगों को पहले आइडिया लग गया कि यार एरर तो आएगी, अब वो एरर कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, राइट? तो हमारा रहेगा एम कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट वी शुड एम फॉर द, वी शुड एम फॉर द
मिनिमम एरर, राइट। तो अब देखो, ठीक है, ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस ही करने वाले हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेंगे अभी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ये लोगों को, ये तो आप लोगों ने बताया मुझे, इस पे तो शायद सब एग्री करते हैं ना, कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा उनके मैग्नीट्यूड में, दैट इज नथिंग बट एरर ऑफ मेजरमेंट। वो कुछ नहीं है बल्कि मेजरमेंट की ही एरर है, राइट। तो ये हो गया। चलो अब देखो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पहले ये देखें कि यार ट्रू वैल्यू का सोर्स क्या है या टाइप ऑफ एरर्स क्या हो सकती हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, कि एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो आपका दिल करे, जिस पे दिल आए उसी को सोच लो दिमाग में। किसी को वर्नियर कैलिपर अच्छा लगता है, वर्नियर कैलिपर सोच लो। किसी को स्क्रू गेज अच्छा लगता है, स्क्रू गेज सोच लो। या किसी को और भी कुछ अच्छा लगता है, इंची टेप या इस टाइप की कोई चीज, मीटर गेज या कुछ भी अच्छा लगता है वो सोच लो। और उसी इंस्ट्रूमेंट के दो पहलू होंगे, द फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड द सेकंड वन इज प्रिसीजन, राइट। तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्रोस्पेक्टिव से बातें हो रही हैं, और इनमें दो टर्म है, फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सेकंड वन इज प्रिसीजन, ठीक है। चलो पहले कोई बताएगा मेरे को, एक्यूरेसी तो सबको पता है कि यार जितना हम ट्रू वैल्यू के पास पहुंचते जाएंगे, द मोर क्लोजर वी आर टू द ट्रू वैल्यू, है मेजर्ड वैल्यू हमारी जितनी नजदीक ट्रू वैल्यू पे होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। यानी कि जितने कम एरर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट जितना कम होगा, हायर विल बी द एक्यूरेसी, ठीक। एग्री करते हो? Yes, sir. है ना, है ना। Yes, sir. अब दूसरा टर्म आया प्रिसीजन। अब प्रिसीजन मेरे को कोई बताओ, यही मैं पूछूंगा, एक्यूरेसी नहीं पूछूंगा, प्रिसीजन बताओ। हाथ हाथ रेज करो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, हैंड रेज करो बेटा, जिन जिन को भी आता है प्रिसीजन क्या है। सही, तो सबसे पहले जिन्होंने बोला था उनसे पूछ रहे, अंजलि बताओ बेटा। सर इसमें हम रिजल्ट के क्लोज होंगे सर। रिजल्ट कैसे, रिजल्ट के यानी ट्रू वैल्यू के क्लोज होंगे? सर यस। तो बेटा वो तो एक्यूरेसी हुई, ठीक है। राजकुमार? सर it the limit to which the quantity is measured is called precision. नहीं, गलत हो गया ये। चलो वंश? सर प्रिसीजन सर, जिसमें हम एक्यूरेसी के अप्रोक्सीमेट हो। नहीं, गलत हो गया ये भी। चलो पायल? Sir, दोनों how एक, close measured value? हाउ क्लोज वी आर टू द मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू के तो यार क्लोज ही होंगे, मेजर्ड वैल्यू तो जो हम देख रहे हैं वही है, तो उसके बीच में तो उसी पे होंगे ना, जीरो होगा उसका डिफरेंस तो, ठीक है। ओके, अवंतिका? Sir, precision indicate मतलब how close the measured value of a physical quantity by an instrument to each other. बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू Each other. ईच अदर क्या है? मेजर्ड वैल्यू की बात हो रही है या ट्रू वैल्यू की है? Measured value of a सही physical है, quantity. अब सही है आंसर में, ठीक है। किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में भी दिया है, राइट। द लिमिट टू विच द क्वालिटी इज, नहीं 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 बेटा ये नहीं। हाँ निशा? चैतन्य? Sir, हाँ बताओ, हाँ sir, बताओ। the limit to which the quantity is measured is called precision. नहीं बेटा नहीं, द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट सबसे नजदीक डेफिनेशन है, एग्जैक्ट तो लीस्ट काउंट का भी नहीं है, बट जिस लिमिट पे हम जाके मेजर कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, वो हमारा लीस्ट काउंट जैसा कुछ हुआ, ठीक है। चैतन्य? Precision is the difference between a major value and the arithmetic mean value for नहीं sense नहीं of बेटा, measurement. नहीं 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 बेटा, दिस इज एरर, एरर की डेफिनेशन है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। गुंजन? सर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती हैं वो आपस में कितनी क्लोज होती हैं? बिल्कुल सही, देखो इस हिंदी में बिल्कुल सही है, यही है जो क्रक्स था, गुंजन ने एकदम बता दिया, ठीक है। अंजलि से और ले लेते हैं, फिर गुंजन के को एक्सपेंड करेंगे। हाँ जी अंजलि? अंजलि से पूछ लिया था बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन में दोबारा दोबारा ट्राई नहीं। शाह बताओ, अब शाह से मत बताओ। Precision refers to the closeness of two or more measurement of physical quantity to each other. बिल्कुल बिल्कुल। इक्षिता? Sir, the possibility of the value to be
accurate but not very accurate. The possibility of the value to be accurate but not very accurate. नहीं 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 बेटा, यू आर टॉकिंग अबाउट कि लेस एक्यूरेसी है, यानी कि हमारे पास एरर ज्यादा है, तो वो चीजें नहीं, वो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्यूरेसी इटसेल्फ। हर्षित ने भी सही बताया है। अब देखो गुंजन ने जो बताया था, बेटा एक बार फिर से रिपीट करोगे गुंजन? जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो आपस में कितनी क्लोज होती हैं? बिल्कुल, देखो जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं, किसके, एक दूसरे के। तो इससे दो चीजें आती है कि हमें यार मेजरमेंट एक से ज्यादा बार करना होगा, है ना, और ये देखना होगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो बार बार सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है, राइट। तो मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, इफ दे आर मोर क्लोज देन द इक्विपमेंट वी आर यूजिंग इज हाईली प्रिसाइज और इट हैज हाई प्रिसिजन, राइट। अगर रिपीटेड मेजर्ड वैल्यूज है, बार बार मेजर की गई वैल्यूज अगर एक दूसरे के आसपास नहीं आती है, दे हैव मोर गैप इन बिटवीन, देन द प्रिसीजन इज लो। देखो अब इसको समझते हैं, पहले अंग्रेजी देखेंगे दोनों की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देन वी विल मूव टू द ग्राफिकल डेफिनेशन, थोड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे, राइट। तो पहली बात है, देखो ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग नहीं है, बस लिखने का अलग तरीका है। देन वी विल रीड ऑल द थ्री डेफिनेशन, थोड़ा समझेंगे और फिर पता करेंगे व्हाट इज एक्यूरेसी। It is the ability of the instrument to measure as close as possible to true value. तो एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बोले तो यार इंस्ट्रूमेंट की क्या है एबिलिटी, जो मेजरिंग इक्विपमेंट है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी क्षमता है, उसकी एबिलिटी है क्या करने की, टू मेजर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू के जितना पास जाके वो मेजर कर पाए, वो उसकी क्षमता है। अगर उसकी क्षमता ज्यादा है, इफ इट इज मेजरिंग वेरी 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 क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, देन वी विल से द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग इज हाईली एक्यूरेट, पहली बात, ठीक है। नाउ इट कुड बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। अब बात करें रीडिंग के प्रोस्पेक्टिव से, है ना, पहले इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सोच लिया, अब उसको रीडिंग के हिसाब से लिखेंगे, तो जो मेजर्ड वैल्यू है ना, वो जितना पास ट्रू वैल्यू के है, दैट मीन्स कि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है। लेवल ऑफ करेक्टनेस इज नथिंग बट अनदर वर्ड फॉर एक्यूरेसी। इट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। जो रिजल्ट्स हैं, देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो रिजल्ट्स से ट्रू वैल्यू से कितना एग्री करते हैं दैट इज प्रिसीजन। नहीं बेटा, रिजल्ट्स ट्रू वैल्यू से कितना एग्री करते हैं दैट इज एक्यूरेसी। रिजल्ट एक दूसरे से कितना एग्री करते हैं दैट इज प्रिसीजन। ट्रू वैल्यू से अगर रिजल्ट एग्री कर रहे हैं, दिस मीन्स एक्यूरेसी ज्यादा है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है उससे एग्री कर रहे हैं तो। और अगर रिजल्ट एक दूसरे से एग्री कर रहा है, दिस मीन्स कि हमारा प्रिसीजन ज्यादा है। बस इतना ही याद रखना है। अगर इफ दे आर एग्रीइंग, अगर वो एक दूसरे के की सहमति में है, सहमति मतलब कि डिफरेंस कम है, राइट। इफ द रिजल्ट्स एग्री विद ईच अदर देन इट इज प्रिसीजन। इफ रिजल्ट्स एग्री विद द ट्रू वैल्यू देन इट इज एक्यूरेसी। यही है। देखो अब प्रिसीजन की डेफिनेशन देखते हैं। इट कुड बी डिफाइंड एज द शार्प एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, कि हमारी मेजरमेंट है वो कितनी शार्प है, बार बार वहीं पे आ रही है, राइट, पिन पॉइंट बिल्कुल, ठीक है। द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसीजन ऑफ एन इक्विपमेंट। प्रिसीजन ऑफ एन इक्विपमेंट। अब देखो क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स, एक या एक से ज्यादा मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितने नजदीक हैं, यानी उनमें डिफरेंस कितना कम है, दैट इज व्हाट प्रिसीजन। तो हमारी जितनी नजदीक होंगी रीडिंग्स, मल्टीपल रीडिंग्स, तो उतना ही प्रिसीजन ज्यादा होगा। इट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद वन अनदर। प्रिसीजन रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद वन अनदर, यानी रिजल्ट एक दूसरे से कितना करीबी एग्री करते हैं, दैट इज प्रिसीजन। And if the results agree closely with standard value, then it is accuracy. देखो लास्ट वाली लाइन में खत्म कर दिया बिल्कुल, कि closely agree with standard value, then it means accuracy. If they closely agree with one another, then it is precision. ठीक। अब बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो बताओ भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब मेरे को बताना आप लोग, रुको पूछते हैं, एक सेकंड। किसी को समझ नहीं आया अभी तक तो बताओ। एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ नहीं आया तो बताओ।
सर आ गया है। आ गया? यस। Yes, sir. इस बैच में बहुत समझदार बच्चों की संख्या ज्यादा है। Thank you, अच्छा, sir. Thank you, ये sir. बैच इंटरेक्ट भी अच्छे से करता है। मेरे को एक्सपेक्टेशंस भी तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। चलो, Thank you, sir. ये नहीं होता है कि क्या बोलते हैं उसको, जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है बताओ? सर हमारी। तुम्हारी बढ़ गई है ना। क्या करने की? परफॉर्म करने की, पढ़ने की, अच्छी Yes, अच्छी sir. अटेंडेंस देने की। मैक्सिमम Yes. लोग क्लास में आओ, सीखो, पढ़ो। देखो, एक चीज हाँ मैं बताना चाह रहा था, थोड़ा आउट ऑफ स्टडी बात करते हैं 2 मिनट के लिए, कि Yes, sir. हम लोगों के लिए, पर्टिकुलरली इस बैच के लिए मैं बता रहा हूँ, सर ने जैसा मुझे बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली गर्ल्स हैं, राइट? Yes, sir. Yes, समझे? सब Yes, sir. सबके सबके पास देखो, गर्ल्स को बिल्कुल क्लियर बताता हूँ बेटा, मैं गर्ल्स को स्टेट कोटा मिलता है अलग से, पता है आपको ये बात? फॉर द टाइम, फॉर द एडमिशन, गर्ल्स के लिए स्पेशली सीट्स रिजर्व होती हैं इंस्टीट्यूशंस में। लाइक आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इफ यू आर टारगेटिंग फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज, तो क्या होता है कि गर्ल्स के लिए स्पेशली अभी रिजर्वेशन होता है आईआईटीज में, राइट? अर्लियर इट यूज्ड टू बी, हमारे टाइम पे क्या होता था, आप मेरे को गैस करके बताना, ठीक है, कि अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें कितने % गर्ल्स होंगे आईआईटीज में? Sir, क्या बोला? 100 बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चों में से कितनी लड़कियां होंगी? कि हाउ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन एट आईआईटी यू थिंक इज फीमेल पॉपुलेशन? So 80%. अरे रुको, चैट में मत बताओ, वैसे ही एक एक से पूछेंगे। हाँ, चैट में तो तुम लोगों ने सबने गलत बताया। 100 बच्चे हैं तो उसमें लड़के कितने होंगे और लड़कियां कितनी होंगी आईआईटीज में? बाबू बताओ, बाबू राम। Sir, लड़के ज्यादा होंगे, I think. हाँ वो तो है ही, बाबू राम ने हैंड रेज किया था, बताओ बेटा। पायल? sir, I think 40%. 40%, चलो और कोई है? और कम करो थोड़ा, ज्यादा 40 तो बहुत ज्यादा बता दिया। Sir, 30%. चलो, अंजलि? सर 35%। महेंद्र सिंह? सर शायद 25% हो सकती है कोई लड़कियां। बात नहीं बेटा, माइक ग्लिच है तो कोई टेंशन नहीं है। रंजीत? अब मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है बता दे, मैं अपना अपना वर्ड बोल दो ऐसे अनम्यूट करके, मैं समझ जाऊंगा क्या क्या बोल रहा हूँ। अनम्यूट करो, बता। So 20 or 25%. Sir, 25. अवंतिका Sir, क्या क्या 30, बोल रहे थे? 30, 30. ठीक है। अंजलि? अंजलि बताओ बेटा। ठीक है भाई। हाँ, और सानिया? सानिया, हाँ सानिया। सर 25। ठीक है, अब रुक जाओ, इक्षिता से और पूछ लेते हैं, अब रुक जाते हैं क्वेश्चन। इक्षिता बताओ। Sir, 15%. ठीक है, अब रुक जाओ, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो बोली लगी है ना, बोली लगाई ना हमने, सब लोग गिराते ला रहे हो बोली को, तो जो स्टूडेंट 15 बोल रहे थे और 10 बोल रहे थे, दे आर ऑल्सो रॉन्ग बेटा। भूल जाओ, 20-25% तो भूल ही जाओ, 30-40 वाले तो आउट ऑफ लीग है। द एवरेज फीमेल पॉपुलेशन इन आईआईटीज और बी टॉप इंस्टीट्यूशंस, टॉप क्या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, उसमें कितना होगा? इट वाज एवरेजिंग एट 7%। तो यानी अगर 100 बच्चे हैं तो 93 वर बॉयज एंड 7 वर गर्ल्स। समझे? Yes, sir. 100 लड़कों में सिर्फ 7 लड़कियां। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इस चीज को टेकल करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दी कि यार इतनी % तो लड़कियां होनी चाहिए। ये तो आप एग्री करते हो ना बेटा, फॉर अ गुड इकोनॉमी, फॉर अ गुड कंट्री, और एक हमारे देश के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए लड़कियों का साथ होना जरूरी है ना, हर फील्ड में। इस पे तो एग्री कर रहे हो ना सब लोग? यस Yes. सर। तो अब ऐसा क्या हो रहा था, देयर वर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से लड़कियां टॉप इंस्टीट्यूशंस में नहीं पहुंच पा रही थी। तो टू टेकल दोज फैक्टर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी। तो उन सीटों के लिए, रिजर्व का मतलब समझते होंगे ना सब बच्चे, की रिजर्व का मतलब क्या होता है? Yes, यस रिजर्व का sir. मतलब ये होता है कि यार आपका एक अलग ही कंपटीशन रहेगा, ठीक है, चाहे बंदा कोई कुछ भी करता रहे, बट लड़कियों का एक अलग से कंपटीशन हो जाएगा फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट्स, ठीक है? फिर उसमें लड़कियां परफॉर्म अगर बहुत अच्छा कर रही है तो वेल एंड गुड, बट इन केस कि
फॉर सम रीजन लड़कों से लड़कियां एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसके बेटा XYZ रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे फैमिलीज के रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे जैसे क्या होता है जनरली ये नोटिस किया जाता है कि लड़कों को दूर दूर, जैसे आपके आसपास के भी लोग कोटा पढ़ने जाते होंगे, राजस्थान में जाते होंगे, कुछ लोग दिल्ली आते होंगे पढ़ने, बट जनरली प्रेफर लड़कियों को नहीं कर पाते, पेरेंट्स नहीं भेज पाते कि नहीं यार लड़की है, दूर जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे पढ़ेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो जाता है। तो उस वही रीजन है, एक ये प्राइमरी रीजन है, इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। तो उनकी वजह से लड़कियां नहीं पहुंच पाती थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दिया, नाउ यू हैव योर ओन शेयर ऑफ सीट्स, कि भैया इतने में तो सिर्फ लड़कियां आएंगी, राइट। तो आपका इससे क्या हो रहा है कि चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास कुछ अदर टाइप ऑफ रिजर्वेशन भी होंगे, राइट। तो अगर वो भी है आपके पास, देन योर चांसेस इंक्रीज मल्टीपल फोल्ड, ठीक। उसके बाद तीसरी बात कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, जो हम लोगों ने लिया था फॉर द कोचिंग, तो आप लोग उसमें भी अच्छे आए हो, तो दैट इज थर्ड एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज ये है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप लोग इंटरेक्ट अच्छे से कर रहे हो, आप लोग बैच में भी एक्टिव हो, राइट। अब बस करना ये है कि तुम्हें यही निरंतरता, यही पेशेंस और यही हार्ड वर्किंग नेचर बना के रखना है। जितने क्वेश्चंस हम लोगों को आपको शेयर करना स्टार्ट करेंगे, हम आज ही डिस्कस कर रहे थे, भर भर के क्वेश्चन शेयर करेंगे, आप भर भर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और एग्जाम में भी वो अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। ठीक है बेटा, 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए। हेलो, हाँ ठीक है, चलो। तो मैं ये बता रहा था कि आपके मल्टीपल आपको एडवांटेज है इस टाइम पे, राइट। और ये भी था यार, हाँ चलो सिलेक्शन तक की तो बात हो गई, उसके बाद की स्टोरी भी थोड़ी बताता हूँ आपको मैं। वंस यू गेट इनटू द कॉलेज, तो कंपनी जो आती है ना प्लेसमेंट के लिए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में अच्छी अच्छी कंपनी आती है, दे ऑल्सो हैज मतलब देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल स्टाफ, क्योंकि वहां पे भी कंपनियों को ये रहता है कि यार यू हैव टू बैलेंस आउट योर जेंडर इक्वालिटी। अगर आप IIT में पहुंच गए सपोज करो, और वहां पे पढ़ लेते हो, राइट, मतलब ऐसा भी नहीं है घिसाते ही जा रहे हो, आप एंजॉय करोगे और ठीक ठाक पढ़ लेते हो, देन आई कैन गारंटी यू, मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ कि यू विल बी गेटिंग वेरी गुड प्लेसमेंट, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड सैलरी एंड गुड प्लेसमेंट, मैं यहाँ आज लिख के दे सकता हूँ इन कंपेरिजन टू बॉयज। तो ठीक है, उनको भी मिलता है, अच्छा मिलता है, बट आपको गारंटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यार कंपीटिंग स्टूडेंट के अंदर 6, 7, 8, 10 लड़कियां होंगी, तो अब कंपनी को बोला गया है, जो वहां पे HR आते हैं प्लेसमेंट के लिए, कि यार उतने ही लड़के लेके आओ और उतनी लड़कियां लाओ, देन दे हैव चॉइस। उनको 80 लड़कों में से 20 लड़के सेलेक्ट करने हैं और 20 लड़कियों में से 20 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, तो एवरी कंपनी विल बी फाइटिंग फॉर यू। तो एक गारंटी हो जाती है ना, तो लगे रहो और कोशिश करो कि यार तुम्हारे पास जो चांस है ना, उसको एकदम सक्सेस में बदल देना है। अब किसी का डाउट है इस चीज के रिगार्डिंग तो बताओ, नहीं तो फिर एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ते हैं। ख्यालों में खो गए सब लोग हैं? सब लोग एकदम एकदम ड्रीम लाइफ में घूम गए हो शायद, है ना, कि अरे ये होगा, अच्छा ठीक है, ठीक है जी। हाँ देखो, ये तो यार बेनिफिट होता है ना कि जहाँ पे आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली यू विल बी ट्रीटेड स्पेशली, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही। तो वही दिखा रहा था आपको कि वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अमंती का डाउट है क्या कोई? अच्छा, No, हैंड sir, रेज no, करके, sir. ये हैंड रेज करके खो गई है कि चलो ड्रीम लाइफ। चलो बेटा, चलो अब हमने कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी वर डिस्कसिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, अब मेरे को आप बताइए कि, हाँ यार थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे अटके रह जाएंगे आज, राइट। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, अब मेरे को, मैंने आपको 4 फिगर्स दिखाए हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन, द सेकंड वन इज दिस वन, थर्ड वन और फोर्थ वन। आप में से बताओ पहले वाला जो इक्विपमेंट है, राइट, ये समझ आ रहा है ना आपको कि क्या चीज दिखा Yes, रहा हूँ sir. मैं आपको? Yes, sir. देखो बेटा, ये डार्ट बोर्ड होता है, जो निशानेबाजी वाला खेल होता है ना, डार्ट बोर्ड या आर्चरी बोल लो, तो इसमें जीरो जो बुल्स आई है, यानी कि जो बिल्कुल मध्यांतर बिंदु है, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, दैट इफ वी कंसीडर दैट पॉइंट एज अ ट्रू वैल्यू, अगर हम उसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करें कि यार ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ये ब्लैक डॉट्स जितने भी हैं, दे आर मल्टीपल रीडिंग्स, और क्या है फिर ये, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर्ड वैल्यू। हमने बार बार रीडिंग ली और अलग अलग उनके मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को कोई बताएगा
कि पहले बार देखो फर्स्ट इक्विपमेंट में हमने 7 डॉट्स हैं, हमारे पास 7 डॉट्स हैं तो 7 टाइम्स रीडिंग ली, तो कोई मेरे को बताएगा कि पहले वाला इक्विपमेंट प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, या कुछ भी नहीं है इनमें से? बताओ अवंतिका, आप ही बता दो। सर प्रिसाइज है। ओके, और तुक्के मत मारो यार, देखो तुक्के नहीं, पहले इंजीनियरिंग लाइफ से थोड़ा बाहर आओ, उसके लिए पहले तैयारी करनी है, फिर पूछेंगे डाउट। ठीक है, फाइल आप बताओ। सर सर ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है क्यों? कैन यू एक्सप्लेन बेटा? सर, क्योंकि प्रिसाइज जो होता है वो हमारी क्लोजनेस होती है, तो इसमें जो हमारी जो डॉट्स हैं वो बड़ी दूर दूर है एक दूसरे से, और बिल्कुल बिल्कुल, एक्यूरेट यानी बीच में ही होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब बीच में होना चाहिए, यानी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होना चाहिए, समझे? बिल्कुल सही बताया कि जो हमारी प्रिसीजन है उसका मतलब है कि हमारी ब्लैक डॉट शुड बी क्लोज इनफ टू ईच अदर, मतलब मल्टीपल रीडिंग्स अगर दे एग्री टू विद ईच अदर देन we say that the equipment is precise, but since the black dots are far apart from each other we say that the instrument is not precise. Also the black dots are far away from the central value, also the black dots are far away from the true value, तो इसका मतलब ये हुआ कि the precision is not accurate. So the first one is neither accurate nor precise, है ना? तो क्या हुआ? the first one is बर्बाद equipment, ये बर्बाद इक्विपमेंट है, इसका यूज करोगे तो चले जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? कुछ जो आप क्रिएट करोगे वो गलत बनेगा, या मेजर करके किसी और को रीडिंग दोगे तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है फिर, राइट? अब देखो द सेकंड वन, अब सेकंड वन के बारे में बताओ, वंश बताओ। हम लोगों को समझ आ गया, बहुत लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। गुंजन, हाँ बताओ, वंश बताओ। मैं सर इसमें भी कुछ नहीं, क्योंकि सर ये ना एक्यूरेट है ना ही सर इसमें प्रिसीजन है, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज बाय नहीं है। एक्यूरेट जो ट्रू वैल्यू के क्लोज बाय नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि एक्यूरेट नहीं है, बट प्रिसीजन के बारे में गुंजन आप बताओ। सर प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज क्यों है? अब एक ये एक्सप्लेन कर दो, जैसे वंश ने गलत दिया था, आप खुद एक्सप्लेन करो कि व्हाई दिस इक्विपमेंट इज प्रिसाइज। क्योंकि मेजर्ड वैल्यू आपस में बहुत क्लोज है। ठीक है, तो ब्लैक डॉट्स हैं वो मेजर्ड वैल्यू को दिखा रहे हैं ना बेटा, वो आपस में बहुत क्लोज हैं, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज एग्री विद वन अनदर, तो दिस मींस दैट इक्विपमेंट इज प्रिसाइज, है ना? इक्विपमेंट प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो ट्रू वैल्यू से तो दूर है, तो मतलब लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन। ठीक है, थर्ड वन के बारे में बताओ इक्षिता। सर ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज्ड भी है। बेटा प्रिसाइज तो नहीं है, क्योंकि रीडिंग्स एक दूसरे से देखो दूर ही, देखो आप ये देखो कितना डिसएग्री कर रहे हैं ना, तो आपकी बात मान सकते हैं कि दिस वन इज एक्यूरेट, बट क्या प्रिसाइज है? प्रिसाइज तो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? यस सर। थर्ड वन कैन बी कंफ्यूजिंग, देखो वो चीज ठीक है, जैसे आप कंफ्यूज हुए, आपको कंसेप्ट में भी आता हो बट वो कंफ्यूजिंग हो सकता है थर्ड वन। ठीक है, फोर्थ वन अवंतिका बताओ, फोर्थ वन। सर एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी। क्यों? क्योंकि हमारी सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के नजदीक भी हैं, मेजर्ड वैल्यू क्लोज। सारी की सारी, हाँ सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू सेंट्रल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू के भी नजदीक हैं, तो द फोर्थ इक्विपमेंट इज हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, हैंड चाहे डाउन कर लो, माइक ऑन करके सब बच्चे उसका आंसर बताएंगे ना, यस और नो में। क्या फोर्थ वाला इंस्ट्रूमेंट वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और दूसरा ये है कि क्या पहले वाला इक्विपमेंट बहुत बर्बाद इक्विपमेंट है? ठीक है, थर्ड वन और सेकंड वन, अगर थर्ड वन और सेकंड वन में से आपको चूज करना हो तो कौन सा चूज करोगे? सर थर्ड वन। थर्ड। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, एक्सपेक्टेशन से ऊपर। देखो थर्ड वन चूज करेगी, क्यों बेटा? एटलीस्ट इट इज एक्यूरेट, है ना? हम तो एक रीडिंग के बारे में बात करें तो एक्यूरेट है। ठीक है, क्या आपको सेकंड नंबर वाला इंस्ट्रूमेंट दिया जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो?
यस सर। पायल बताओ कैसे बेटा? सर एरर को हम डालेंगे इसमें तो हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखो इन्होंने बिल्कुल, पायल ने बहुत अच्छे से समझाई कि अगर इसमें क्या मतलब है, सेकंड वैल्यू की, सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू डेविएट तो कर रही है ट्रू वैल्यू से, बट सिर्फ एक डायरेक्शन में कर रही है ना। हमें पता है कि किस डायरेक्शन में डेविएट कर रही है और हर बार उधर ही डेविएट कर रही है, राइट। तो क्या हम इस गैप को, जो बीच में गैप है, इस गैप को खत्म कर नहीं सकते, यानी हम एरर को जीरो नहीं कर सकते? तो दिस विल बी द केस ऑफ जीरो एरर। जब हम टाइप ऑफ एरर पढ़ाएंगे तो आपको फिर से एक बार ये फोटो दिखाऊंगा मैं और बताऊंगा कि जीरो एरर हो सकती है ना। तो जीरो एरर के टाइम पे इसको फिर से डिस्कस करेंगे, जीरो एरर कि जीरो एरर क्या होती है। अगर हमारा जीरो ही शिफ्टेड रहेगा तो हमारी रीडिंग्स हाउ एक्यूरेट, प्रिसाइज तो रहेंगी बट एक्यूरेट नहीं रहेंगी, और सभी की सभी रीडिंग्स में लगभग उतना ही एरर रहेगा। तो ये सब चीजें हमें देख के पता लग जाएगा कि यार इंस्ट्रूमेंट ये, इसमें क्या दिक्कत है, राइट। पायल ने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड बेटा। चलो अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। अब टाइप्स ऑफ एरर पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो मैं ब्रॉडली एक बार बताता हूँ आपको कि फर्स्ट वी वर डिस्कसिंग कि यार एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में हमने बात की कि पहले एक इक्विपमेंट को जान ले, क्योंकि मेजरमेंट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। अब उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने दो प्रॉपर्टीज जानी, द फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड द सेकंड वन इज प्रिसीजन, ठीक है। ये आप सब में समझ आया? किसी को नहीं आया तो अपन रुकते हैं एक बार, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आ गया है ना? अच्छे बच्चों की संख्या ज्यादा है इधर भाई, समझ आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करें कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है ना। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर एक बार बताएंगे, राइट। एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, क्या कर दिया यार मैंने, हाँ सॉरी यार, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एब्सोल्यूट एरर, अब मेरी ना तबीयत थोड़ी डाउन है यार, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, पता नहीं कैसे। एब्सोल्यूट एरर इज, बेटा हो सकता है कल रेस्ट हो सकता है, मे बी आपको मैसेज आ जाए कि क्लास होगी नहीं, या फिर कोई और भी ले सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मेन बात है कि इट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, राइट। इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट बोल रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब वही है ना कि यार रियल वैल्यू, यानी जो हमने एरर के बारे में पढ़ा, दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। जो हमने एरर के बारे में पढ़ा, इट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर से ही शुरुआत होगी एरर की, और उसी के ऊपर हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल लगा लगा के हम पता करेंगे कि इसके ऊपर और किस तरीके से हम एरर को देख सकते हैं। तो एरर का मेन फंडा तो यही है कि अगर ट्रू वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू से डिफर करती है, या फिर या हमने जो वैल्यू मेजर करी है वो हमारी ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है, तो दिस मींस दैट कि यार एरर है। तो एरर का बेसिक फंडा यही था, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कि एब्सोल्यूट एरर। चलो अब एब्सोल्यूट एरर के साथ ही हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन वगैरह लेंगे, ये सब करेंगे, तो हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ एरर आ जाएंगी। अब वो एरर अलग अलग नहीं है, वो तरीके हैं एरर को एनालाइज करने के, तरीके हैं इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करने के, तरीके हैं किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचने के कि यार वो एरर है आ क्यों रही है ना। तो आप दिमाग में ये रख के चलो कि वी वर डिस्कसिंग प्रिसाइज और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम एरर को स्टडी करेंगे। एरर के बाद फिर टाइप्स ऑफ एरर, है ना। तो एरर का बेसिक फंडा को ये ना सोचे कि यार एब्सोल्यूट एरर कब आ रही है, या मीन एब्सोल्यूट एरर कब आ रही है, या क्या है फंडा ना, बहुत सारी एरर हो सकती है। या फिर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जैसे अलग अलग जीरो एरर होती है, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है, मैन मेड एरर क्या होती है, तो वो अलग अलग चक्कर नहीं है। एरर का कंसेप्ट तो वही है कि यार एरर ऑफ मेजरमेंट, तो वही उसी एरर ऑफ मेजरमेंट को हमने बोल दिया एब्सोल्यूट एरर, ठीक। और वो क्या है, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। अब दो बच्चों को डाउट है, ऐश्वर्या और अवंतिका, बोलो बेटा। तो डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं है, ठीक है। तो मतलब एरर का मतलब सिंपल यही है, कभी भी एरर की बात आए तो दिस मीन्स कि मेजर्ड वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू, बस, ठीक है। अब बताओ, डाउट था बेटा, हैंड रेज हुआ था किसी का, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि मीन वैल्यू ले लेंगे किसका, मेजर्ड वैल्यू का, तो हमें वहां से मिलेगी ट्रू वैल्यू। देखो लेट द मेजर्ड वैल्यूज बी a1 a2 a3 an। हमने n टाइम्स रीडिंग ले ली, n किसी के लिए 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो n टाइम्स हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कर लेते हैं। फॉर द सेक वी वर मेजरिंग द
लेंथ ऑफ दिस पर्पल पेन विद द हेल्प ऑफ दिस नटराज स्केल। अब देखो, हमने एक बार मेजर किया तो हमें कुछ रीडिंग दिखाई दी, जैसे मुझे आज मेरी मैन मेड एरर करने की कैपेबिलिटी आज बड़ी हुई है ना, मेरे पास मैन मेड एरर करने की क्षमता आज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा विजन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, राइट। अब देखो, अब मेरे पास पावर आई ना एक नई पावर गलती करने की, तो यार मैं गलती कर सकता हूँ। अब मैं मेजर करता हूँ, मुझे इस बार दिखाई दिया यार, लग रहा है 13 पॉइंट समथिंग है, फिर दोबारा देखा 13.9 है, 13, कभी 14 दिख रहा है कभी। तो हम क्या करेंगे कि टू अप्रोच अ ट्रू वैल्यू, मैं मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ले लूंगा, 5 बार ले लूंगा, ठीक है, और उन पांचों के पांचों रीडिंग्स का एवरेज ले लूंगा, ठीक, यानी एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन ले लूंगा, और उस जो अर्थमेटिक मीन का मैग्नीट्यूड आएगा उसको बेटा मैं बोलूंगा कि दिस इज अवर ट्रू वैल्यू। तो ये करने से क्या हमारे गलती करने के चांस घट गए या नहीं घटे? क्या लगता है आपको? पर घटे हैं। घटे? सर घट गए। घट गए, क्योंकि एक चीज हमें मेजर करनी थी, मैं उसको 100 बार मेजर कर लूंगा तो द टेंडेंसी फॉर द करेक्ट आंसर इंक्रीजेस। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? हमने 11th के एक चैप्टर, जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि एक मैथमेटिक्स में बात आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बेल कर्व जो होता है, इन्वर्टेड बेल, इन्वर्टेड नहीं, बेल ही होता है शायद, +3 सिग्मा, इधर -3 सिग्मा, ये कुछ याद आ रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि हम एक ही चीज को बार बार करेंगे, बार मेजरमेंट करेंगे, या बार बार हिट करेंगे, राइट। एग्जांपल मान लो कि आपने वो देखे हैं ग्लास बॉल्स, कंचे बोलते हैं हमारे इधर, तो उससे खेलते बच्चे, राइट। यस तो Yes. आपने जैसे इंस्टा पे भी आजकल रील चलती है कि बहुत सारे बॉल थे, उनको ऐसे इन्वर्ट किया तो वो एक सेट हो गए एक तरीके से ना। देखो दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, फिर दिखाऊंगा क्लास के बाद 2 मिनट में। तो जो बच्चे रुकना चाहेंगे उनको रोकेंगे, बाकी भेज देंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी को थोड़ा बहुत याद है कि ऐसा कुछ देखा था 11th के मैथ में? भाई प्रोबेबिलिटी से अगला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। हम तो वहाँ पहुंचे नहीं। क्या बोले? आपने पढ़ा ही नहीं? सर अभी पहुंचे नहीं है वहाँ पे। अच्छा, पहुंचे नहीं हो, ठीक है, पहुंचोगे तब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज होती है। तो मेन फंडा यही है कि जब आप बार बार मेजरमेंट करते हो, है ना, किसी भी चीज को बार बार काउंट करते हो, तो उसके एरर्स जो है उसकी जो रीडिंग्स हैं वो इस तरीके का फॉलो करती है कर्व। और मैक्सिमम रीडिंग्स, मान लो आपने 100 बार रीडिंग ली तो उसमें से लगभग 70 या 60-70 रीडिंग्स तो बिल्कुल इस पे आ जाएंगी, यानी 0 एरर पे, एरर 0 हो जाएगा। फिर कुछ एक रीडिंग में प्लस एरर होगा कि था उसकी वैल्यू थी 6.1, आपने 6.1 से ज्यादा काउंट कर ली तो वो इधर काउंट हो जाएंगी इस साइड में। अगर आपने 6.1 ट्रू वैल्यू थी उससे कम काउंट करी तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगी। तो ये क्या होगा कि अगर हम इनको एवरेज आउट करेंगे तो जो पॉजिटिव साइड में एरर्स था वो नेगेटिव साइड वाले एरर को एलिमिनेट कर देगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मीन लेंगे। और जो हमारा जो मीन आएगा उसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस क्या है कि इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो ये इन तरीकों से स्टैटिस्टिकल टूल्स से हमें पता चला यार मीन जो अगर लेने से है हमारे एरर्स जो है वो एक दूसरे को काट देती हैं, और मल्टीपल टाइम जितने ज्यादा बार हम रीडिंग लेंगे उतना ही हम ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंचते जाएंगे, यानी हमारा अर्थमेटिक मीन है उसका मैग्नीट्यूड ट्रू वैल्यू के मैग्नीट्यूड को अप्रोच करता चला जाएगा। तो हमारा एम यही रहेगा, इफ यू वांट टू रियली कैलकुलेट, रियली मेजर द ट्रू वैल्यू, तो वी विल टेक एज मेनी रीडिंग विच आर सफिशिएंट, और उसके बाद हम उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, ठीक। तो अर्थमेटिक मीन सब लोग समझते हैं, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेजिंग, एवरेज। एग्जाम में एवरेज निकालते हैं कि 5 सब्जेक्ट थे, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, तो डिवाइड बाय सबका सम कर लिया एग्जाम के मार्क्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो हमारा एवरेज आ गया। वही कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन का। A1 से लेके AN तक ये हमारी मल्टीपल रीडिंग्स थी, ठीक। अब हमने क्या किया, वी हैव टेकन द सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स। ये करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन या फिर उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? ट्रू वैल्यू हमें पता चल गई AM है, और मेजर्ड वैल्यू तो हर करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट के साथ एक मेजर्ड वैल्यू रहेगी। क्या है मेजर्ड वैल्यू? हमने अज्यूम करी थी A1 A2 A3 AN।
तो जितने बार मेजर करेंगे क्वांटिटी को उतने टाइम्स उतनी ही तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ जाएंगी। एक बार मेजर किया 13.1, दूसरे बार किया 13.0, तीसरे बार किया 12.9। तो ये हर बार मेजरमेंट किया, जितने बार भी मेजरमेंट किया उतनी ही हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। बट हमारे पास ट्रू वैल्यू एक ही है बिकॉज इट वाज द मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू की एक ही है और मेजर्ड वैल्यू जितने नंबर ऑफ टाइम हमने रीडिंग ली वो है। ठीक है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की जो हमारे पास परिभाषा है उसके हिसाब से देखें तो इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगी वो भी उतनी ही होंगी ना जितने हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज हैं। हर करस्पॉन्डिंग मेजर्ड वैल्यू के एक उसी की एक एब्सोल्यूट एरर होगी, जितनी बार मेजरमेंट करेंगे उतनी बार एरर आएगी। तो अब एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको दिखाएंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A1 है। अब डेल्टा से आपको बता देता हूं कि जब हम कैपिटल डेल्टा या फिर एक ट्राइंगल यूज करते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंस है वेरी स्मॉल डिफरेंस बट फाइनाइट। फाइनाइट सर मतलब कि हमें चेंज मतलब चेंज, हाँ चेंज बोल सकते हैं। और चेंज का भी देखो बेटा, चेंज तो ये भी होते हैं डेल डी। मान लो मैं डेल A1 बोलूं या डेल A1 ये DA1 बोलूं, ये भी हमारे पास चेंज ही है, वेरी स्मॉल चेंजेस। बट यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के बारे में सर्टेनिटी नहीं रहती कि कितना चेंज है। सिंस वी कैन कैलकुलेट, वी कैन सब्ट्रैक्ट मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम मीन वैल्यू, या फिर वी कैन सब्ट्रैक्ट मीन वैल्यू फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा ना, तो इसलिए फाइनाइट नंबर है इसलिए हम ट्राइंगल यूज करते हैं डेल्टा A1। अब देखो जब हमारे पास फाइनाइट होती है वैल्यू, फाइनाइट मतलब जिसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को हम पा सकें, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को हम अचीव कर सकते हैं गिवन वैल्यूज के हिसाब से, तो डेल्टा A1 आ गया। ठीक, डेल्टा A1 इज एब्सोल्यूट एरर करस्पॉन्डिंग टू A1 रीडिंग। जो हमारी फर्स्ट रीडिंग थी उसके करस्पॉन्डिंग एक एब्सोल्यूट एरर था, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एक एब्सोल्यूट एरर था, उस एरर को हमने बोल दिया डेल्टा A1। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, A1 माइनस AM, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। AM तो हमारी ट्रू वैल्यू थी और A1 क्या थी, पहली वाली मेजर्ड वैल्यू। तो अगर पहली वाली मेजर्ड वैल्यू में से मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा पहले वाला एरर आ गया। समझे, किसको समझ नहीं आया? आया? सर देखो कोई Yes, पूछ रहा है आपसे? हाँ, अगर अगर शांत रहोगे तो मैं यही समझता जाऊंगा कि हाँ सबको समझ आ रहा है। बोलो अवंतिका, क्या डाउट है? सर नहीं, किसी को डाउट है चैट बॉक्स में चेक कर लो। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख रहे हैं बेटा, वो मत बताओ, वो तो डाउट मुझे दिख रहे हैं। वो मैं प्लान करूंगा मेरे को कहाँ पे उसको लेना है ना। हाँ मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए ना, डाउट तो आते रहेंगे बट आई विल डिस्कस द डाउट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ठीक है, अब डेल्टा A1 है, ये समझ आया। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट डेल्टा A2 अप टिल डेल्टा AN। अगर हमने n टाइम्स 10 रीडिंग लिए तो 10 बार डेल्टा A1 कैलकुलेट होगा। डेल्टा A1, A2, A3, A4 हर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग एक एब्सोल्यूट एरर होगी, उस एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट करेंगे। देखो एरर क्या है, एरर इज कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स लगने वाला है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा कि भर भर के कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटा एडिशन सब्ट्रैक्शन भर भर के होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो यहाँ भी वही होने वाला है। डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये सब कैलकुलेट कर लिए, तो ये थे हमारे एब्सोल्यूट एरर्स। तो जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी उतने नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर होंगे। अब देखो जैसे मान लो मेरा फर्स्ट रीडिंग वाज 5.1 और सेकंड मेरा ट्रू वैल्यू वाज 5.0 मान लो, तो यहाँ पे एरर क्या आया, अगर ये कैलकुलेट करूं फर्स्ट रीडिंग अगर 5.1 ले रखा है तो डेल्टा A1 क्या आया 5.1 माइनस 5.0 यानी कि 0.1। ठीक, अगर सेकंड रीडिंग मेरी 4.9 है तो डेल्टा A2 क्या आएगा 4.9 माइनस 5.0, तो ये क्या हुआ माइनस 0.1। अब देखो एब्सोल्यूट एरर कैन हैव मैग्नीट्यूड दैट आर पॉजिटिव एंड दैट कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बेस्ड अपॉन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर। ठीक, अब देखो डेल्टा बता देता हूँ क्या होता है। डेल्टा होता है फाइनाइट अगर डिफरेंस है, जैसे ये कैलकुलेट किया था ना यार, क्या ही है ये, तो यहीं से समझ आ जाता। डेल्टा क्या किया हमने, डेल्टा A1 कैलकुलेट किया, उसमें लिखा 5.1 माइनस 5.0, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई ना इस डिफरेंस की 0.1। तो हमें पता है कि इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, बट कितना 0.1। अगर हम ये पता पाए कि कितना डिफरेंस है तो इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट मतलब कोई निश्चित संख्या है, कोई फिक्स वैल्यू है। और अगर ऐसा
कैलकुलेशन होता है हमें, तो उसमें हम डेल्टा लगा देते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग डिफरेंस ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमें पता ही है कि फाइनाइट फिक्स वैल्यू आने वाली है, इसलिए हम ये यूज करते हैं डेल्टा। ये वाला डेल्टा फिक्स्ड वैल्यूज जब आउटपुट होते हैं तब यूज होता है। बोलो। हम क्लास खत्म हो रही है, पर जाए बंदे। ठीक है, माइक ऑफ करके करो भाई, आउट ऑफ क्लास डिस्कशन। ठीक है हिमांशी, चलो। अब बेटा सेकंड टाइप, अब एरर वही था, मैंने बताया आपको, एरर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक, अब एरर को ही देखने का दूसरा नजरिया, या फिर अगर लूज टर्म्स में बोले, ढीली ढाली भाषा में बोले, तो बोल सकते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ एरर, है ना। क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ आ रहा है सिर्फ नाम से, मीन ऑफ व्हाट? एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर क्या था? इट्स द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एवरी मेजर्ड वैल्यू हैज इट्स ओन एब्सोल्यूट एरर, है ना। जितने बार मेजरमेंट उतने ही ज्यादा एब्सोल्यूट एरर, उतने ही बार एब्सोल्यूट एरर आएगा, राइट। अगर हम हर बार की एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर लें और उन एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन कैलकुलेट कर लें, तो वो क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी। यही मैंने आपको हिंदी में पहले बता दिया। ठीक, अब देखो क्या किया हम लोगों ने। ये मोड वाला पता है सबको कि मोड क्या होता है? यस सर। A1 क्या है? डेल्टा A1 कुछ है, और सर मोड ऑफ डेल्टा A1, है ना। मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन होता है। तो इन मॉडुलस फंक्शन वी डू व्हाट? वी ड्रॉप द साइन, वी जस्ट कीप द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस कैलकुलेशन जो हम वो कर रहे थे 4.9 माइनस 5.0, तो वहां पे हमारा डेल्टा A2 का जो मैग्नीट्यूड आया था दैट वाज 0.1, राइट। अगर हम उसको कैलकुलेट करें, अगर हम उसको मॉडुलस के अंदर रखते, डेल्टा A2 का अगर मॉडुलस कैलकुलेट करें, तो इसका फंक्शन का आउटपुट आता है 0.1। ठीक है, अगर हम मॉडुलस ऑफ A1 कैलकुलेट करें, जो हमारा मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, डेल्टा A1 क्या था? डेल्टा A1 था 0.1, तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 क्या आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव ही था तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो, हम सभी वैल्यू, सभी एब्सोल्यूट एरर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके साइन को ड्रॉप कर देंगे और उनको उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 अप टिल मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, डेल्टा A1 तक जाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे फिर n से। तो ये हमारा क्या आया? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एरर की परिभाषा, एरर की डेफिनेशन जो है बाय डिफॉल्ट, है ना, वो जाती है क्या? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ही हमें बताता है कि एक्चुअल पर्टिकुलर मेजरमेंट में क्या है। ठीक है, एक बार मेजरमेंट किया, बोला कि यार तुमने तो एरर किया है, तो एरर किया मतलब क्या किया? एब्सोल्यूट एरर कितना किया। बट अगर मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट कर रहे हैं देन वी कैन फाइंड आउट ट्रू वैल्यू। ठीक, मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट कर रहे हैं देन वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में एरर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अब हम जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर वहां पे एरर दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या दिया होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर दिया होगा, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी के डेविएशन को दिखाता है। फिजिकल क्वांटिटी में डेविएशन कैन बी फ्रॉम एनी नंबर ऑफ रीजंस, और वो एक स्टैटिस्टिकल टर्म दी होती है कि यार हमने ऐसा देखा गया है कि 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, बट 25 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दिया। तो ये 0.1 जो लिखा हुआ था, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये दिया हुआ। चलो, अब मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका ये, अगर पॉजिटिव साइड में वो है डेविएशन, तो मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। अगर नेगेटिव में है तो मीन वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ लिखना चाहें, इन दोनों को, तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मीन प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ये है तरीका एरर को लिखने का। दिस इज ए गुड वे ऑफ राइटिंग एरर। एरर को अगर बताना है किसी क्वांटिटी में, उसमें कितना एरर हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेजरमेंट, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग, जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ मीन एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड उसके साथ लिख दो, प्लस माइनस का साइन लगा के। दिस मीन्स की द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फिजिकल जो मेजरमेंट का टूल है उससे मेजरमेंट किया, तो उसमें क्या डेविएशन आ सकता है? डेल्टा ए, है ना। डेल्टा ए क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। इट कैन बी डेविएशन, मतलब जो डेविएशन है, द डेविएशन कैन बी ऑन आइदर साइड।
इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या है, उसके साथ हम प्लस और माइनस का साइन लगा देंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द एरर। बाय डिफॉल्ट अगर कोई बोले कि यार एरर है तो दैट एब्सोल्यूट एरर है इसका मतलब, राइट। ठीक, अगर सिंगल मेजरमेंट की बात हो रही है देन वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर। चलो भाई, डाउट पूछो अब एवरेज में, अब तक में क्या डाउट है? नो सर। सब समझ आ गया? मैं पूछ लूं डाउट अब फिर? यस सर। फिर तो आ गया भाई कुछ कुछ लोगों को। अच्छा, कितने लोग मेरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन अब अगर मैं एरर्स के बारे में पूछूं तो आंसर करने के कैपेबल है? हैंड रेज करो। 60 स्टूडेंट में से सिर्फ 12, 13, 15 बस। भाई मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है इस बैच से। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 50 बच्चे हाथ रेज करें, क्योंकि जितने जितना सिलेबस कम कवर होता जाएगा ना उतने हाथ नीचे अपने आप होते जाएंगे। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है। 20 हैं, चलो। सर ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? ठीक है भाई। 50 बच्चों में ना मुझे कम से कम लाइक फाइनल सिलेक्शन चाहिए आप में से एटलीस्ट। अभी 60 होना, 30 बच्चे फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगे तो समझेंगे कि हाँ हो गया सिलेक्शन। ठीक है भाई। हाँ अब मैं पूछता हूँ, किससे पूछूं? कुसुम देवी से, है ना? बताओ बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? खुशमा देवी, सॉरी, खुशमा देवी। Sir, difference of the true value and experimental value of the physical सही quantity. सही है, सही है, मतलब एक्सपेरिमेंटल मतलब मेजर्ड वैल्यू ना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और कोई मुझे बताएगा? चांदनी रघुवंशी, बेटा बताओ व्हाट वाज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या था? प्रिसीजन ऑफ एन इक्विपमेंट। हर्ष हर्षित धीमान, आप बताओ बेटा, व्हाट इज प्रिसीजन? सर क्लोजनेस होती है। किसका बेटा क्लोजनेस? ठीक है, सानिया बानो आप बताओ प्रिसीजन क्या होता है? सर क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट वैल्यू, जो हमने सर मेजर वैल्यू है वो सर आपस में कितनी क्लोज है। मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज है, ठीक है। ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा बेटा। चलो, टाइम हो गया है क्लास का, डिनर कर लो आप लोग। अभी क्या कितने बजे क्लास है आपकी? 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे है ना, तो आधे घंटे में खाना खा लो फटाफट। किसी को डाउट है तो हाथ रेज करके यहाँ रुको, अदरवाइज निकलो। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये कराऊंगा, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो कॉपी पेन लेके आएंगे सब बच्चे, क्वेश्चन करके यस निपटा लेंगे सर। एरर को। फिर फटाफट जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज उनको और कराना है बेटा। तो 2 क्लास और लगेगी, हो जाएगा ये, ठीक है? चलो। सर आप वो कुछ दिखाने वाले थे क्लास के एंड में, हाँ हाँ क्या नाम है? हाँ, दिखाने वाला था, क्या दिखाने वाला था मेरे को, मैं खुद ही भूल गया। हाँ वो एनिमेशन दिखाना था, वो देखता हूँ मैं मिला। और क्या बेटा? सर आपने कहा था कि कोई कंचे वगैरह बताऊंगा। हाँ हाँ वो दिखाते रुको। को 2 मिनट और है। देखो बेटा,
ये वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे, ये वाला सर दिखाई नहीं दे रहा? रुको रुको, फिर से दिख, डिस्प्ले तो दिख रहा होगा। हाँ अभी देखो, ये ऊपर बॉल्स हैं बहुत सारी, ये जब गिरना स्टार्ट होंगी तो देखो किस शेप में गिरेंगी। तो ये इसको मेजरमेंट ले लो ना, ये हम बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं। एक बॉल को ऐसा सोचो कि एवरी बॉल इज ए मेजरमेंट। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है इनका नीचे जाके। रैंडमली गिरा रहे हैं फिर भी ये जाके एक पर्टिकुलर शेप में इकट्ठा होंगी। देखो अब देखो ये वाला पॉइंट जो था, ये जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, ये क्या है? ट्रू वैल्यू हो गई ना, ट्रू वैल्यू। और नंबर ऑफ रीडिंग्स जैसे जैसे हमारे एरर बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव साइड में एरर बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ रीडिंग्स, अगर एक बॉल एक एरर था तो नंबर ऑफ रीडिंग घट रही है, और राइट से लेफ्ट में जा रहे तो भी नंबर ऑफ रीडिंग घट रही है ना। यही दिखा रहा था बेटा मैं, कि जब रैंडम एक बॉल को अगर एक पर्टिकुलर रीडिंग ले, तो जब वो रैंडमली नीचे गिरती है तो उसका जो इफेक्ट आता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। और इसीलिए एवरेज आउट करते हैं हम, तो जो लेफ्ट साइड में डेविएशन था और राइट साइड में डेविएशन, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इधर वाले को कैंसिल आउट कर देता है। तो कैंसिल आउट करने की वजह से हमारा जो मीन है वो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू पे आ जाता है, जहां पे हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग कंसाइड करती है। ठीक है, चलो यही था बेटा। Now we can drop off, we can have our dinner and prepare for the next class. चलो जी, डाउट है तो रुको। Good night. Okay, sir. Yes, sir. Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। Good night, sir. चलो डिस्कनेक्ट कर लूं बेटा, मैं भी डिनर कर लूंगा, है ना? यस डाउट नहीं है तो डिस्कनेक्ट करते हैं। चलो बेटा ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी।